Hello everyone, I Utkarsha Singh, lecturer, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Students, today we are going to learn a new topic, unit number 3, that is energy conservation in electrical installation system. And today we will learn about aggregate technical and commercial loss. On previous video you have learned about energy audit report. Learning outcomes, you will be able to learn the interpret losses in the power system. So our power system is work on three stages, that is generation, transmission and distribution. But what are the challenges or what are the problems? कौन सी प्रॉब्लम्स हमें पावर सेक्टर्स में फेस करनी पड़ती है व्हेन वी जनरेट और ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट. जनरेशन में सबसे पहले है इनएडिक्वेट जनरेशन कैपेसिटी. मीन्स जितनी की रिक्वायरमेंट है उतने की जनरेशन कैपेसिटी इनसफिशेंट होती है. मीन्स इट इज़ ऑलवेज नॉट पॉसिबल कि आपकी जितनी डिमांड है आप उतनी ही आप उसको उतनी ही आप जनरेट कर रहे हो. देयर इज़ अ लैक ऑफ पावर, lack of optimum utilization of the existing generation capacity. मीन्स देखो, जब भी आप उसको सप्लाई देते हो, एवरीबडी नोज कि आज का लोड इतना है, क्योंकि वो हमेशा ही एक कांस्टेंट लोड तो रहता ही है. अब अगर उस डिमांड पर भी हम नहीं पहुंच पाते हैं कभी कभार, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किसका, जो हमारे पास प्राइमरी या सेकेंडरी रिसोर्स होती है उनके लैक होने की वजह से, रिसोर्सेज के लैक होने की वजह से देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग जनरेटिंग कैपेसिटी. ट्रांसमिशन में क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है? सबसे पहले ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन लिंक होती है एक दूसरे के साथ. अगर हम कोराडी पावर प्लांट से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं अपने एरिया में, सो दूसरे एरिया में भी वो सप्लाई दे रहा होगा, तो देयर इज़ अ इंटर रीजनल ट्रांसमिशन लिंक्स. बहुत सी लिंक्स रहती हैं, कहाँ पे वो सप्लाई देने वाले हैं, किधर, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत आती हैं. लैक ऑफ ग्रिड डिसिप्लिन एंड पुअर ग्रिड मैनेजमेंट. अभी जैसे जो ग्रिड होती है, ग्रिड जहाँ पे बहुत ज़्यादा रीजनल लिंक्स होते हैं, मतलब आपको नॉर्दर्न साइड में भी देना है, वेस्टर्न साइड में भी देना है, ईस्ट साइड में भी देना है, तो ये जब अगर वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा कि यहाँ पे अगर हम अभी ट्रिप करेंगे सो वी कैन सप्लाई ऑन दिस पार्ट, अगर ये प्रॉपरली मैनेजमेंट अगर नहीं है वहाँ पे तो भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. या तो अब क्योंकि वो सिस्टम इतना हेवी और इतना कॉम्प्लेक्स होता है, तो अगर एक भी जगह पे प्रॉब्लम्स आई तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन ऑल द सिस्टम. ट्रांसमिशन लॉसेस जो होती है वो अप टू 17% होता है. मतलब जो जनरेटिंग स्टेशन से हम जब ट्रांसमिट करते हैं तो बिकॉज ऑफ कंडक्टर्स, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसी में ही हमारा 17% का लॉस हो जाता है. तो ये तो सबसे बड़ा, क्योंकि आप जितना आप जनरेटिंग स्टेशन पे जनरेट कर रहे हो, अगर उतना आप रिसीविंग इन में नहीं भेज पाते हो तो एक लॉसेस तो बहुत होगी. और पावर का लॉस होना, it's a big challenge for the power sector. डिस्ट्रीब्यूशन में the problem they face is कि जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क होता है वहाँ पे इनएडिक्वेट और एजिंग ऑफ द इक्विपमेंट्स होते हैं. मतलब जिसके थ्रू सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अगर वो इक्विपमेंट ही फुल ऑन मेंटेनेंस में नहीं है तो द सप्लाई विल नॉट वर्क फॉर द फर्दर, है ना. एंड मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर लाइक पावर कट, फॉल्ट, हाँ, erratic voltage means there will be a fluctuation in the voltage, low and high supply frequency का supply high and low होना. so these are the problems. फिर सबसे और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें भी लोग चोरी करते हैं पावर की. आपने देखा होगा पावर सप्लाई से एक वायर बीच में लेके
अपने घर पे वो लोग सप्लाई लेते हैं, तो पावर थेफ्ट होता है। फिर लोग एनर्जी मीटर में भी चेंजेस करके उससे जो एनर्जी कंजम्पशन वहाँ पे दिखाता है उसको लो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ इनसफिशिएंटली वो लोग यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद यही एनर्जी मीटर में मैनिपुलेशन करके फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं करते। तो इसके वजह से भी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम फेस होती है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कितना होता है? 50%, जो कि सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थेफ्ट, स्क्यूड ट्रैफिक स्ट्रक्चर। और ये जो प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द कंज्यूमर्स मीन्स नए नए कनेक्शन लेना। आप लोगों को पता है कि जब आप कोई नया घर बनता है या अपनी कोई कंपनी खोलते हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल या एनर्जी मीटर लगाने के लिए हमें अलग से पहले कनेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ता है वेबसाइट में, एंड उसके बाद कहीं जाके वो सप्लाई वहाँ पे रजिस्टर कराने के बाद आपको एनर्जी मीटर मिलता है। तो वो बहुत ही बड़ा प्रोसीजर रहता है, ठीक है। प्रोसीजर काफ़ी स्टिफ है। कमर्शियल पॉलिसीज़ काफ़ी अनफ्रेंडली है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक फ़ोन किया और वो आके आपका यहाँ पे एनर्जी मीटर इंस्टॉल कर दे। नहीं, यू हैव टू गो विद द प्रॉपर प्रोसीजर, देन ओनली यू विल गेट। सो इनसफिशिएंट कलेक्शन एवेन्यूज़। अब जबकि लोग इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हैं, एनर्जी मीटर्स में मैनिपुलेशन करते हैं, तो जितना भी सप्लाई आपको मिल रहा होता है उतना ही क्या आप बिल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को पे करते हैं? नहीं हो पाता है। तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसीलिए कलेक्शन एवेन्यू नहीं हो पाता है, ठीक है। हॉस्टाइल स्टाफ, मैसिव चर्निंग ऑफ द कंज्यूमर, पुअर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। मीन्स यहाँ पे जो कंज्यूमर्स है उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि लोड शेडिंग होता है, ठीक है। अगर प्रॉपर सप्लाई जनरेट नहीं हो पा रही है तो लोड शेडिंग होती है। आपने देखी होंगी समर में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। फिर जो हॉस्टल स्टाफ है, जो स्टाफ होते हैं वो भी इनसफिशिएंट। अगर आप रेवेन्यू नहीं देंगे तो उनको भी कहाँ से सैलरीज वगैरह के में इश्यूज आते हैं, ठीक है। सो दिस आर द प्रॉब्लम्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। सो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, व्हाट इट इज़। एग्रीगेट टेक्निकल कमर्शियल लॉसेस एक एक्चुअल मेजर है फॉर कैलकुलेशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब कि आप में देखो, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो वहाँ पे दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक होता है टेक्निकल लॉस और एक होता है कमर्शियल लॉस। उन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमें एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि एग्रीगेट जो ATC है वो क्या शो करता है? इट शोज द इनपुट एनर्जी टू द सिस्टम एंड द यूनिट फॉर विच द सिस्टम इज पे इज, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको जितना भी आपका जनरेशन हो रहा है उसका पूरा एक चार्ट दिखता है, एक एनर्जी फ्लो दिखती है कि अगर यहाँ से इनपुट एनर्जी जा रही है, ठीक है, तो हमें कितना एनर्जी का पे करना है। तो यू कैन सी दिस चार्ट हियर। इनपुट एनर्जी इज़ आवर जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ से एनर्जी जनरेट होती है वो आपकी इनपुट एनर्जी हो गई। जब आप उस एनर्जी को कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हो तो वहाँ पे क्या होता है? सिस्टम लॉस होता है, ठीक है। सिस्टम लॉस होने के बाद आपके जो कंज्यूमर्स है उनको एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देन जब बिलिंग की बारी आती है तो बिलिंग की बारी में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट एंड अनबिल्ड। मीन्स एक तो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है और अनबिल्ड मतलब एनर्जी मीटर में मैनिपुलेट करके जो यूनिट्स हैं या तो उसको नल कर दिया जाता है या तो फिर उसको बहुत ही कम, ठीक है। फिर यहाँ पे उसको माइनस करके हमारा बिलिंग एनर्जी निकलता है। देन फिर कुछ ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं विच डजंट पे, वो पे ही नहीं करते, ठीक है, वो पे नहीं करते। और उसके बाद फिर आता है पेड, जो लोग प्रॉपर पे करते हैं उनका आता है पेड एनर्जी।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक पूरा चार्ट है, तो इससे समझ में आता है कि कहाँ पे कौन पे कर रहा है, कौन नहीं पे कर रहा है ना। ये जो चार्ट है ये हर एक एरियाज़ के वाइज बनी रहती है। जैसे आपका कोई एरिया है, जैसे अभी मेरा है पटेल नगर में, तो मेरे उस एरिया में ही ये चार्ट बन के आएगा कि इस पर्सन का यहाँ पे इतने किलोवाट की एनर्जी नहीं, इस पे इतनी बिल नहीं पे हुई, इतनी बिल पे हुई है। सो इट इज़ द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला वेयर ATC loss is equal to input energy minus paid energy. Okay, first we have to subtract this input energy and this paid energy, then by input energy. It's like a average you have to calculate in percentage. So aggregate technical and commercial losses shall be measured with this formula. ये एक और फॉर्मूला है जहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस बिलिंग एफिशिएंसी इंटू कलेक्शन एफिशिएंसी इंटू 100। यहाँ पे बिलिंग एफिशिएंसी क्या होता है, जो आपने बिल किया है, जो भी एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो उसकी बिलिंग अपॉन इनपुट एनर्जी, एंड द कलेक्शन एनर्जी इज़ द रेवेन्यू कलेक्टेड, क्योंकि जो भी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं और फिर कंज्यूमर से हमें जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होके आता है वो, और अपॉन बिल्ड अमाउंट, जितना अभी किसी एरिया का इतना अमाउंट निकल रहा है, बट मुझे उससे अगर एक एरिया का अगर 100 का 100 रुपीज़ का अगर आपका अमाउंट जनरेट हो रहा है कि भाई इस एरिया से इतना लेना है, बट वहाँ से आपको सिर्फ 50 रुपीज़ का ही आता है, तो ये क्या हो जाएगा कि रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ आपका 50 रुपीज़, लेकिन आपका बिल अमाउंट कितना है 100 रुपीज़। तो इस तरीके से उसको कैलकुलेट की जाती है। और जो एग्रीगेट टेक्निकल लॉसेस होता है उससे हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि कहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है। एक पिक्चर सेटअप होती है कि हम कहाँ पे देख सकते हैं कि पिक्चर ऑफ लॉस सिचुएशन कहाँ पे मेजर्ड हो रहा है, ठीक है। और ये एक कॉम्बिनेशन है ये बताने का कि टेक्निकल लॉसेस, थेफ्ट, इनएफिशिएंसी इन बिलिंग प्लस कमर्शियल लॉसेस, मतलब जहाँ पे लोग पेमेंट नहीं करते हैं, जहाँ पे कलेक्शन प्रॉपर नहीं होता, तो एक ये पूरी अच्छी पिक्चर हमें हमारे सामने जनरेट होती है बिकॉज ऑफ ATC। बिलिंग एफिशिएंसी किसे कहते हैं? बिलिंग एफिशिएंसी वो होती है जहाँ पे ये इंडिकेट होता है कि कौन से पर्सन ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया और उसके अकॉर्डिंगली कितना उन्होंने बिल पे किया। See, whatever here written, billing efficiency is an indicator of the proportion of energy that has been billed, include metered and unmetered sale to consumer in comparison to the energy sales to an area. किसी भी एरिया में आपके कंज्यूमर ने एज कंपैरिजन टू योर एनर्जी कंजम्पशन कितना बिल पे किया है, उसी का मतलब होता है बिलिंग एफिशिएंसी। कलेक्शन एफिशिएंसी इज़ द सेम, बट हियर यहाँ पे जितनी देखो बिलिंग एफिशिएंसी में आपने कितना एनर्जी जनरेट किया और आपने उसका टोटल बिल यूनिट कितना है, मतलब अभी जैसे मान लो तुम्हारे टोटल आपको यहाँ पे फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, कंसीडर करो, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, 100 किलोवाट आवर आपको टोटल इनपुट एनर्जी है, ठीक है। आपने अपने घर में सिर्फ और सिर्फ 60 किलोवाट आवर यूज़ किया, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बिलिंग एफिशिएंसी। जितना आपको मिल रहा है उसमें से आपने सिर्फ 60 किलोवाट आवर ही यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड, तो आप कितने का पे करोगे? 60 किलोवाट आवर का बिलिंग एफिशिएंसी पे करोगे। वेयर इट इज़ कलेक्शन एफिशिएंसी, कलेक्शन एफिशिएंसी किसे कहते हैं? इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ एन अमाउंट दैट हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर। अब जितना भी आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है अभी उसको कलेक्ट करना है फ्रॉम कंज्यूमर से, जो कि आप अमाउंट के थ्रू दोगे, तो उसी को हम बोलते हैं कलेक्शन एफिशिएंसी। मीन्स जितना का भी आपका बिल हुआ है, अभी मैंने कहा था आपने 60 किलोवाट आवर यूज़ किया, अभी 60 किलोवाट आवर का एक अमाउंट के हिसाब से आपको मिल जाएगा कि आपको इतना इतना पे कर, मान लो आपको 1200 पे करना है, 1200 आपको पे करना है, बट आपने कितना दिया? आपने दिया होगा जैसे आपका 2-3 महीने का पेंडिंग है,
तो आपने उसमें से कोई 1 महीने का दिया होगा 1 मंथ, और आपकी 2 मंथ्स पेंडिंग है, तो कितने महीने का आप मतलब 12 इंटू 3 कर लो, तो आपको कितना होगा 36। ठीक है, 3600 आपका कुल बिल होगा, बट यू हैव गिवन ओनली 1200 रुपीज़। सो रेवेन्यू कलेक्टेड कितना है आपका 1200, बट आपको देना कितना है, आपको देना है 3600। सो दिस इज़ व्हाट कलेक्शन एफिशिएंसी मीन्स। इसमें बहुत ही फ्यू कंज्यूमर्स होते हैं जो कि प्रॉपरली बिल पे करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वहाँ पे भी मैनिपुलेशंस करके वो अपने बिल को कम करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आपको बिल पे कर रही हो, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी दे रही होती है, उनको प्रॉपर कलेक्शन नहीं मिलता है रेवेन्यू का। क्योंकि अगर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत कॉस्ट लग रहा है, लेकिन अगर हम जिनको पे कर रहे हैं, अगर हमको उनसे फिर से पैसे नहीं मिलते हैं या हमें वहाँ से पे बैक नहीं मिलता है, तो फिर एक कंपनी कैसे चलेगी। सो दिस इज़ व्हाट द मैटर गोज़ विद द डिस्ट्रीब्यूशन, कि लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम तो कर लेते हैं, बट जब बिल पे करने की बारी आती है तब फिर वहाँ पे मैनिपुलेशंस आते हैं, सो जिसके वजह से लॉस होता है, और उस टाइप के लॉसेस को हम बोलते हैं कमर्शियल लॉस। Summary. So in this video you have learned about aggregate technical and commercial losses, PO mapped, PO 1, 2, 3 and PO 10 and PO 1. Next slide will be on technical losses, causes and measure. Thank you and keep learning.